हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्ट्रो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस टाइम पर मिल सकें। अपनी इस राहु की सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस का काफ़ी बीच में गैप होता है, कंसल्टेशंस में गैप होता है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं जिनकी कंसल्टेशंस अभी पेंडिंग हैं, उन सभी के मैं कंसल्टेशंस उनको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे जैसे समय मिलता है, जिस प्रकार से मैं थोड़ा सा टाइम मुझे मिलता है, तो मैं अपने वीडियोस और अपने कंसल्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। 2020 में आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से और आपके सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे राहु सीरीज़ को लेकर। लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उन्होंने मुझसे बोला है कि राहु अगर 7th हाउस में हो तो किस तरह के परिणाम राहु के कारण देखे जा सकते हैं। इसके विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। स्पेशली राहु सीरीज़ में मैंने यही कोशिश की है कि मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, समझाने की कोशिश करूं कि राहु अगर 7th हाउस में हो तो किस तरह के परिणाम देखने में आते हैं। जसप्रीत कौर हैं कनाडा से, उन्होंने मुझे मेल किया है और उन्होंने बोला है कि वासु जी, अगर राहु 7th हाउस में हो तो किस तरह के रिजल्ट्स एक इंसान अपने जीवन में देख सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक मलेच्छ ग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट है और एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। एक अशुभ ग्रह है राहु। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो 7th हाउस है वो आपका जीवन साथी का हाउस है, आपके जीवन साथी है वो, ठीक है। तो 7th हाउस आपके लगन का बिल्कुल अपोजिट है। तो 7th हाउस से हम अपने जीवन साथी के विषय में जान सकते हैं, या आप अपने जीवन साथी के विषय में जान सकते हैं, या जो ब्रदर सिस्टर्स जिनकी भी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी होने वाली है, वो अपनी पत्रिका की कंपैटिबिलिटी चेक कराकर पता कर सकते हैं कि उनका होने वाला जीवन साथी कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी जीवन शैली कैसी होगी, और उसके नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। बहुत सारे ज्योतिषी आपको इस भ्रम में डालते हैं कि 7th भाव का राहु वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा करता है, वैवाहिक जीवन को खराब करता है, बल्कि ये इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके 7th भाव में राहु है तो आपका वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा या आपके वैवाहिक जीवन में तनाव आएगा। ऐसा बिल्कुल भी देखने में नहीं आता। यहाँ पर आपको हर उस छोटी से छोटे पहलू को देख लेना और समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ बिना किसी निश्चित परिणाम के आप किसी फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते कि 7th का राहु आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ही पैदा करेगा या आपके वैवाहिक जीवन को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा उसी के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि आँख बंद कर कर किसी भी विषय पर एकदम से आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। पत्रिकाओं को अच्छी तरह से आपको मिलान करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए, उसके पश्चात ही आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। तो देखिए, 7th भाव में जो राहु है, राहु 7th भाव में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अशुभ ग्रह अगर 7th भाव में विराजित हों, 7th भाव में बैठे हों, तो थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में कलह ज़रूर उत्पन्न होता है। लेकिन वो कलह सिर्फ तब पैदा होता है जब उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा आपके जीवन में आती है, महादशा आती है, अंतरदशा आती है या प्रत्यंतर दशा आती है, तभी आपके जीवन में इस तरह के कलह देखे जा सकते हैं। यह कहना निश्चित रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 7th भाव में अगर राहु विराजित हो तो आपका वैवाहिक जीवन खराब होता है। यहाँ तक कि जो रूढ़िवादी, जो ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो 7th के राहु से आपको बहुत भयभीत करते हैं। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात कही जाती है, या यहाँ तक कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स की बात कही जाती है, और यहाँ तक कि 7th में यदि राहु विराजित हो तो डाइवोर्स तक की स्थिति भी पैदा कर देते हैं जो रूढ़िवादी ज्योतिष होते हैं। यहाँ पर मैं अपने भाई बहनों से ये कहना चाहूँगा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले आप हर विषय के बारे में या हर कॉम्बिनेशन के बारे में अपनी पत्रिका में ज़रूर अवश्य चेक कर लें इस बारे में
क्योंकि मुझे इस तरह के कई मेल्स आए हैं और इस तरह के मेल्स मुझे लिखे भी हैं, और उन्हीं मेल्स से मैं आज आपको इसके विषय में कुछ थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव में कौन सी राशि पड़ी है। आपको सबसे पहले उस राशि के विषय में सोचना है। अगर मान लीजिए किसी भी जातक या जातिका का जन्म मेष लगन में हुआ है, तो उसके सप्तम भाव में तुला राशि उदित होती है, सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तो तुला राशि जो है वो उसका स्वामी शुक्र ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन साथी का जो स्वरूप होगा, जीवन साथी का जो व्यवहार होगा, और जीवन साथी का जो फाइनल इंक्लाइनेशन यानी कि जो उसका डिस्पोजिशन यानी कि जो उसकी प्रकृति होगी, वो शुक्र के स्वभाव वाली होगी। ऐसा इंसान जो है वो शुक्र के प्रभाव से ही देखा जाएगा। तो यदि मान लीजिए किसी स्त्री की मेष लगन की पत्रिका है, किसी लेडी की पत्रिका मेष लगन की है, और अगर सप्तम भाव में तुला राशि विदित है, तुला राशि उदित पड़ी है, तो उसके पति का जो व्यवहार होगा वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ उसके पति के अंदर देखी जा सकती हैं, उसके जीवन साथी के अंदर देखी जा सकती हैं, क्योंकि तुला राशि उदित होती है सप्तम भाव में। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, ऐसी जातिका का जो पति होगा वो सुंदर होगा, रूपवान होगा, शार्प एकदम से उसकी नोज़ होगी, चार्मिंग आईज होंगी उसकी, और मिलनसार होगा, और आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ उसके अंदर ज़रूर होंगी, यानी कि नाचना, गाना या म्यूज़िक लवर, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके जीवन साथी में बहुत ही सहज रूप से देखी जा सकती हैं, क्योंकि शुक्र इन सभी चीज़ों का कारक है। शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र जो है वो फ्रेंडली नेचर का कारक है। तो जीवन साथी बहुत फ्रेंडली नेचर का होगा, जीवन साथी जो है वो बहुत मिलनसार होगा, ट्रैवलिंग का शौक होगा, और अपोजिट जेंडर में हमेशा फेमस होगा। यानी कि अगर स्त्री है तो पुरुष आकर्षित होंगे, और अगर पुरुष है तो स्त्री आकर्षित होंगी उसकी तरफ। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो देखी जा सकती हैं अगर आपके सप्तम भाव में तुला राशि विराजमान है। तो सबसे पहले तो उस राशि के स्वभाव के अनुसार आपके जीवन साथी का स्वभाव होगा। पहला जो यहाँ पर पैरामीटर है वो ये है कि तुला राशि अगर उदित होती रहे तो शुक्र के प्रभाव आपके जीवन साथी के अंदर देखे जाएंगे। सबसे पहली क्वालिटी तो वो देखे जाएंगे। दूसरा जो पैरामीटर, जो दूसरा हम इसमें चेक करेंगे वो ये है कि सप्तम भाव का स्वामी किस पर्टिकुलर हाउस में जाकर बैठा हुआ है। यानी कि जो आपके सप्तम भाव का जो सप्तम भाव का कारक, जो सप्तम भाव का स्वामी है, जो लॉर्ड है, जो सप्तम भाव को रूल कर रहा है आपके हॉरोस्कोप में। जैसे मेष लगन की पत्रिका का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो सप्तम भाव को शुक्र ग्रह जो है वो रूल करते हैं। तो अब ये देखना है कि सप्तम भाव के स्वामी की पत्रिका में स्थिति कहाँ पर है। यदि सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग होती है, क्योंकि हर लगन के अनुसार स्थिति अलग होती चली जाती है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको मेष लगन का उदाहरण दिया, तो मेष लगन की पत्रिका में मान लीजिए सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, और शुक्र यदि 12वें भाव में विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में शुक्र उच्च राशि में विराजमान होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये जो जातिका है ये अपने पति के साथ विदेश प्रवास कर सकती है, विदेश में ट्रैवल कर सकती है, विदेश जा सकती है, या विदेश में अपना बिजनेस कर सकती है, क्योंकि 12वें घर में शुक्र ही एक ऐसा ग्रह होता है जो सदैव प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसे बहुत बल मिलता है 12वें घर में, क्योंकि शुक्र नेचुरल कारक है खुशियों का, सम्मान का, बेड प्लेजर्स का। तो इसी प्रकार से हमें देखना है हर लगन के लिए कि सप्तम भाव का स्वामी। अब ये स्थिति देखनी है कि सप्तम भाव का स्वामी कहीं त्रिषडाय भावों में तो नहीं है, कहीं छठे भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में नहीं है। एक्सेप्शनल केसेस में, जैसा कि मैंने 12वें घर के शुक्र के बारे में बताया, तो वो लगन के अनुसार हमें देखना है। लेकिन यहाँ ऐसा देखा गया है, जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अनुभव में ये चीज़ देखी है कि यदि सप्तम भाव का स्वामी 6, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन में कलह ज़रूर उत्पन्न होता है, कलह ज़रूर पैदा होता है। लेकिन फिर बात करते हैं महादशाओं के बारे में। यदि महादशाएं मेलेफिक प्लैनेट्स की चल रही हैं, राहु, केतु, शनि की चल रही हैं, मंगल की चल रही हैं, तो जीवन साथी के साथ में तनाव ज़रूर देखा जा सकता है इस स्थिति में। अन्यथा यदि शुभ ग्रहों की महादशाएं हैं, शुक्र की दशा है, महादशा है, बृहस्पति की महादशा है, तो इतने मानसिक कलह और कलेश नहीं देखे जा सकते, क्योंकि महादशा हमारे अभी के प्रेजेंट के जीवन के बारे में हमें बताती है, और अंतर्दशा घटनाओं, प्रत्यंतर दशा अभी जो होने वाली एकदम घटनाओं के बारे में हमें दर्शाती है। तो महादशाओं को देख लेना बहुत ज़रूरी है। अब सप्तम भाव में बैठी हुई राशि, सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति
दोनों को देख लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि सप्तम भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव पर मान लीजिए अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, जैसे सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, या मान लीजिए केतु की दृष्टि है, या मान लीजिए राहु की ही दृष्टि है। राहु केतु जो है वो 1-7 एक्सेस में हमेशा होते हैं। तो अगर केतु राहु अगर लगन भाव में है तो सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि निश्चित रूप पर पड़ेगी। तो इस तरह से हमें देख लेना है कि कहीं ज़्यादा अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो सप्तम भाव पर नहीं है। यदि एक से ज़्यादा अशुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तनाव ज़रूर होता है। अब हर ग्रह का अपना अपना एक नेचर होता है। मान लीजिए सूर्य अगर सप्तम को देख रहा है तो जीवन साथी अहंकारी होगा या जीवन साथी ईगोइस्टिक होगा। मान लीजिए शनि की दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है तो 7th हाउस का शनि जो है वो आप दोनों के बीच में अलगाव की स्थिति को पैदा करता है। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस घर को जो है वो ख़राब करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। या यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो ज्योतिषी यहाँ पर कहते हैं कि सप्तम भाव पर अगर शनि की दृष्टि हो तो ये गलत प्रकार से आपके जीवन में सेपरेशन देती है। ऐसा नहीं होता है। सप्तम भाव पर जहाँ भी शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि की दृष्टि के बारे में मैं बहुत डिटेल्ड में आपसे बात करूँगा, लेकिन शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है, शनि आपसे चाहते हैं कि आप उस पर्टिकुलर भाव से संबंधित कामों में सुधार करने की कोशिश करें। मान लीजिए कि अगर सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति सचेत रहना चाहिए, उसके प्रति लगाव आपका ज़्यादा होना चाहिए और अपने जीवन साथी पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब चूंकि शनि जो है वो मति को भ्रमित कर देते हैं, मति को हर लेते हैं, तो इस स्थिति में जो आपका जीवन साथी है वो बाहरी दुनिया के स्वरूप को देखने की कोशिश करता है, बाहरी दुनिया से लगाव करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की स्थितियां जो हैं वो राहु के कारण भी पैदा होती हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मान लेना सही नहीं है कि सप्तम का राहु आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेगा। अब एक स्थिति और देखते हैं यहाँ पर कि यदि सप्तम भाव में आपका राहु विराजमान है तो अब सबसे पहले आपको देखना है कि राहु किस कॉन्स्टेलेशन में है, यानी कि किस नक्षत्र में है। 80% केसेस में ज्योतिष जो हैं वो नक्षत्र के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, नक्षत्र के बारे में उनको जानकारी नहीं होती। तो नक्षत्र को देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना नक्षत्र के ज्ञान के, बिना नक्षत्र के आप नहीं कह सकते कि आपकी पत्रिका में राहु आपको शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। अब जैसे मान लीजिए कि तुला राशि है या तुला लगन है या मेष लगन है या मेष राशि है और अगर सप्तम भाव में राहु विराजमान हो तो राहु यहाँ पर अपने परम मित्र शुक्र के घर में विराजमान होता है, क्योंकि जो 7th हाउस का सिग्निफिकेटर है, जो 7th हाउस का नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो शुक्र ग्रह है और शुक्र के घर में राहु विराजमान होता है। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ बहुत आसानी से पैदा हो सकती हैं। अगर आप उन स्थितियों को नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही परेशानी वाला कारण भी बन सकता है। लेकिन विदाउट बीइंग श्योर यू कैनॉट से कि 7th हाउस का राहु खराब होता है। अब हम जाते हैं एक्चुअल सिचुएशन पर कि होता क्या है। सप्तम भाव में अगर राहु है तो अगर वो मान लीजिए कि अपने शत्रु ग्रहों के नक्षत्रों में है। अब जैसे को उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए राहु यदि कृतिका नक्षत्र में है। अब कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। राहु यदि कृतिका नक्षत्र में है तो पहली बात तो यहाँ पर एक सिंपल सी मैं आपको बता दूं, गारंटीड ये जीवन में आपके अनुभव में देखी जाएगी कि ऐसे इंसान को, चाहे वो जातक हो चाहे जातिका हो, स्त्री हो पुरुष हो, उसे कभी भी अपने जीवन साथी से सम्मान नहीं मिलेगा। यदि राहु कृतिका सूर्य के नक्षत्र में है उसे अपने जीवन साथी से कभी सम्मान नहीं मिलता है। राहु यदि सूर्य के नक्षत्र में होगा तो उसकी कभी अपने इन-लॉज से नहीं बनती है, कभी उसकी अपने ससुराल पक्ष से नहीं बनती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। दोनों ही स्थिति में देखा जाता है। अब मान लीजिए कि राहु आपके सप्तम भाव में विराजमान है और राहु यदि शुक्र के नक्षत्र में है, या मान लीजिए कि राहु अगर शनि के नक्षत्र में है, तो यहाँ पर अब हमें दोनों स्थितियों को देखना है। राहु अगर शुक्र के नक्षत्र में होगा तो मेटलिस्टिक अप्रोच बड़ी अच्छी देता है, राहु आपको मेटलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी देता है। लेकिन वही राहु यदि शनि के नक्षत्र में विराजमान होगा तो आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कलह ज़रूर पैदा करेगा, आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम ज़रूर करेगा। बिकॉज राहु ऑलरेडी एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है और शनि भी एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला प्लैनेट है। तो दोनों ही मिलकर आपके वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे। एक यहाँ पर स्थिति और पैदा होती है कि पूरी पत्रिका में
अगर आपकी पत्रिका में, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, मेल फीमेल्स दोनों की पत्रिकाओं के बारे में बात कर रहा हूँ, कि यदि मान लीजिए गुरु और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है आपकी पत्रिका में, 90% केसेस में मैंने ये अपने जीवन में अनुभव में देखा है कि सप्तम भाव में राहु विराजमान है, लेकिन यदि बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, उच्च राशि अपनी कर्क राशि में है, या अपनी मूल त्रिकोण धनु राशि में है, या मान लीजिए अपनी मीन राशि में बृहस्पति विराजमान है, या मान लीजिए शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं तुला राशि में है, या मीन राशि में है, या वृषभ राशि में है, तो ऐसी स्थिति में भी डाइवोर्स की स्थिति 99% नहीं होती है। भले ही वैवाहिक जीवन में तनाव रहे, भले ही वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट चलती रहे, लेकिन यदि शुक्र और बृहस्पति, बिकॉज दोनों ही कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के सुख को दिखाते हैं, तो यदि दोनों ग्रह आपकी पत्रिका में अच्छे हो गए हैं, शुभ स्थिति में विराजमान है, केंद्र स्थानों में विराजमान है, या लक्ष्मी स्थानों में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में कोई तनाव नहीं देखा जाता, या आप कभी सेपरेट नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ आपको मान लेनी है। प्रैक्टिकली तौर पर यदि आप देखें तो ज्योतिष में जो भ्रम पैदा किया जाता है कि सप्तम का राहु खराब, 90% केसेस में मैरिड लाइफ में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, हर किसी के जीवन में छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं। उसका एक अलग साइंटिफिक रीज़न है कि जब आप एक दूसरे के साथ में एक बहुत लंबा जीवन बिताते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा करना शुरू कर देती हैं। तो इस स्थिति में आपको इन चीज़ों को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। तो उसी स्थिति को समझकर आपने अपने जीवन के विषय में, अपने वैवाहिक जीवन के विषय में देखना है, और जब आप उसको अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, तभी आपको अपने वैवाहिक जीवन के विषय में जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखनी है और उनको समझना है, और उनको समझने के बाद हमें जीवन में आगे बढ़ना है, और पर्टिकुलर वे में हमें उसको समझने की कोशिश करनी है। तो राहु के 7th हाउस के एस्पेक्ट्स के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ अभी, और भी बहुत जानकारी आपको देने वाला हूँ।